हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी ई ज्ञान में आपका स्वागत है। मेरा नाम तुषार चंद्राकर है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और बजट पढ़ेंगे, लेकिन बजट पढ़ने से पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के कुछ जो टर्म्स है उनको जानना जरूरी है। जैसे कि अर्थव्यवस्था पहले होता क्या है, ये आया कहां से। अर्थव्यवस्था जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है, इसमें क्या होता है, हम लोग आर्थिक चीजों की जो व्यवस्था करते हैं ना, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, उसको हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जनता के कल्याण को सही अर्थों में रखकर जो व्यवस्था करते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब क्या व्यवस्था कर रहे हैं, किसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्यों व्यवस्था कर रहे हैं और कहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण जो है इसको कई तरीकों से किया गया। जैसे पहला है सरकार की भूमिका के आधार पर, ठीक है। इसमें 3 तरीके से वर्गीकरण किया है। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग तीनों में स्वामित्व देखते हैं, किसका किसका स्वामित्व रहता है ना। तो इसमें जो है पूंजीवादी में निजी क्षेत्र का स्वामित्व रहता है, समाजवादी में सरकार का स्वामित्व रहता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का स्वामित्व रहता है। अब हम लोग इसमें स्वामित्व के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है नीति क्या नीति अपनाई जाती है। इसमें अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। अहस्तक्षेप की नीति ये होती है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है निजी कंपनियों पे, है ना। दूसरी होती है समाजवादी में। किस नीति में? समाजवादी में साम्राज्यवादी नीति अपनाई जाती है। साम्राज्यवाद मतलब सभी चीजों का जो निर्णय है सरकार लेती है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोग में कल्याणकारी नीति अपनाई जाती है, जैसे कि हमारे देश भारत में है ये। ठीक है। दूसरा होता है विकास के आधार पर, है ना, या इसे विकास की अवस्था के आधार पर, है ना। इसमें भी 3 तरह के तरीके से होता है। पहला है विकसित, दूसरा है विकासशील और तीसरा है अल्प विकसित। ठीक है। विकसित देश उस देश को बोलते हैं जिन्होंने अपने संसाधनों का पूर्ण दोहन कर चुका है ना, जिन्होंने औद्योगिक विकास काफी पहले से शुरू कर दी है ना। देखो, जो भी कंट्री है जिन्होंने अपना औद्योगिक विकास बहुत पहले से शुरू कर दिया वो आज विकसित है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरे संसाधनों का दोहन कर लिया है, ठीक है। विकासशील में वैसे देश आते हैं जिन्होंने औद्योगिकरण लेट से स्टार्ट किया, है ना, और अपने संसाधनों का पूर्ण दोहन अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और तीसरा है अल्प विकसित। अल्प विकसित में वैसे देश आते हैं जो आज भी कृषि और इससे संबंधित कार्यों पर निर्भर है या अभी औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़े हैं, ठीक है। इसके उदाहरण हम लोग अमेरिका को ले सकते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में हम लोग भारत को ले सकते हैं, तथा अल्प विकसित देशों में पहले बांग्लादेश आता था जो अब नहीं है, ठीक है। तीसरा है विश्व के संबंधों के आधार पर। विश्व के संबंधों के आधार पर 2 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। एक तो बंद अर्थव्यवस्था होती है और दूसरा होती है खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब ये होता है जो संरक्षणवाद पर जोर दे रहा है। जैसे एक देश है, इसका किसी और देशों के साथ ना आयात होता है ना निर्यात होता है, सिर्फ यहाँ के सामान यही इसी देश में ही फैलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ये होती है जो प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देती है, ठीक है। जैसे यहाँ आयात भी होता है, आयात हो रहा है और ये निर्यात भी हो रहा है, और इसके बीच में बाकी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा चल रही है। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के बाद हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। पहला है प्राथमिक, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र में वो क्षेत्र आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है ना, जैसे कि पशुपालन हो गया,
मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, खनन हो गया और कृषि हो गया। द्वितीय क्षेत्र में जो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जैसे कि या इसमें प्राथमिक क्षेत्र वाली चीजों का मूल्य वर्धित कर दिया जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग को अपन बोलते हैं ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग। अब तृतीय क्षेत्र में लोग आते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, सिर्फ सेवाएं दी जाती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, उसमें सिर्फ सेवाएं दी जाती है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें मानव की भूमिका अहम होती है। बैंक हो गया, बैंक में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ सेवाएं दी जाती है। इंश्योरेंस हो गया, है ना, तो इंश्योरेंस, बैंक, एजुकेशन, सर्विसेज, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जिस भी देश में प्राथमिक के बाद द्वितीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, फिर द्वितीय के बाद तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, वो आज विकसित देश है और वहां बेरोजगारी की समस्या नहीं है। लेकिन जिस भी देशों में प्राथमिक के बाद सीधा तृतीय क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है, जैसे भारत में पहले 1950 में कृषि का परसेंट है 70 के आसपास, है ना, उदाहरण के लिए लेते हैं, और द्वितीय उद्योगों का कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ, आज 27% पे उद्योगों का जो विकास है, और तृतीय क्षेत्र जो आज 59% पे, आज 59% में आ गया, उस समय ये बहुत कम था और आज कृषि जो कम हो गया। तो सीधा प्राथमिक से तृतीयक में तो उद्योग नहीं बने, है ना, उद्योग नहीं बने तो क्या हुआ, जो कृषि से जो लोग छूटे हुए थे उनको यहाँ नौकरी नहीं मिला, तो आज वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं लोगों को नौकरी दिया जाता है जो पढ़े लिखे हुए हैं। जो पढ़े लिखे नहीं थे वो यहाँ कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं या लेबर के रूप में काम करते हैं, पर उद्योगों का विकास भारत में हुआ नहीं है, जिससे वे आज बेरोजगार हो। भारत में आज बेरोजगारी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हम दोस्तों आर्थिक वृद्धि पढ़ते हैं। आर्थिक वृद्धि नाम से हम लोग समझ रहे हैं, आर्थिक मतलब, है ना, आर्थिक रूपों में वृद्धि। अब आर्थिक रूपों में वृद्धि किस किस चीजों में हो सकती है, राष्ट्रीय आय में हो सकती है, प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो हम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। अब राष्ट्रीय आय पढ़ने से पहले हम लोगों को इससे पहले कुछ और चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे पहला है जीडीपी, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये होता क्या है, सकल घरेलू उत्पाद ये होता है, जैसे एक देश है भारत, है ना, इसके सीमा के अंदर कुल उत्पादित वस्तुएं, ठीक है, कुल सेवाएं, इन सभी का जो योग है उसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसमें निवासी और गैर निवासी जो भी सीमा में रह रहे हैं सभी लोगों के उत्पादन को देखा जाता है, ठीक है। अब ये हमेशा परसेंट में निकाला जाता है, जीडीपी वृद्धि जो है हमेशा परसेंट में याद किया जाता है ना, और इसको एक साल में निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि इसको एक साल में निकाला जाए, इसको एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, एक महीना, हर दिन निकाला जा सकता है। लेकिन भारत जैसे व्यापक देश में हर दिन निकालना एक कठिन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग एक साल में गणना करते हैं इसकी, है ना, और हर क्वार्टर में भी निकालते हैं। क्वार्टर मतलब ये होता है हर 3 महीने में। अब इसको हम लोग देखते हैं प्रतिशत वृद्धि किस तरीके से देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे अगर पिछले साल भारत की जो जीडीपी थी, अगर मुद्रा के रूप में देखते हैं, जैसे 1 लाख की अगर मुद्रा में जीडीपी थी, है ना, और इस साल अगर इसकी मुद्रा वृद्धि जो है 1,10,000 रुपए है, मतलब 10% की जीडीपी में वृद्धि हुई है। इसी तरीके से ये देश में जीडीपी बोलते हैं, राज्य में जीएसडीपी होता है। जीएसडीपी मतलब होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसमें क्या साथ है, जैसे छत्तीसगढ़ है अपना, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और दूसरे राज्य के निवासी तथा विदेशी तीनों के द्वारा जो सर्विसेज, है ना, और जो प्रोडक्शन और इनडायरेक्ट कृषि, यहां भी इनडायरेक्ट कृषि आएगा। इनडायरेक्ट कृषि मतलब ये होता है सीधे कृषि ना होके इनडायरेक्ट कृषि मतलब उसको कोई उत्पाद बना दिया गया, जैसे रेशम से अपन कपड़ा बना दिया गया,
ठीक है, तो रेशम एक कपड़े में रेशम जो है इनडायरेक्ट हो गया, है ना, उसी को अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट कृषि। जीडीपी की में अगर वृद्धि होता है तो ये देश के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। क्यों? जीडीपी में बढ़ेगा तो मान लो कि इस बार देश की जीडीपी हो गई, हमारे देश की जीडीपी इस साल $2 ट्रिलियन की हो गई है, ठीक है। और इस साल जीडीपी के रैंक के हिसाब से भारत का स्थान विश्व में 7वें नंबर का है, ठीक है। अब जीडीपी में वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है, देश में पैसे में वृद्धि हुई, पैसे में वृद्धि हुई तो सरकार अपने ज्यादा से ज्यादा योजना बनाएगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा खर्चे होंगे, है ना। जैसे स्टार्टअप प्लान में खर्चा कर रहे हैं, स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा उसमें इंडस्ट्री आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। मतलब टोटल एक इंजन चलना अच्छे से स्टार्ट हो गया, देश का इंजन। इस तरह से जीडीपी बढ़ना एक अच्छा इंडिकेशन होता है, ठीक है। और जीडीपी को हमेशा फॉरकास्ट भी किया जाता है, ठीक है। जीडीपी को कौन कौन फोरकास्ट करते हैं? वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट करता है, आईएमएफ फोरकास्ट करता है ना, इंडियन गवर्नमेंट भी फोरकास्ट करती है, ठीक है। जैसे कि आईएमएफ ने इस साल 7.6 भारत में जीडीपी में वृद्धि रहने का फोरकास्ट किया हुआ है। भारत सरकार ने इसको 8% होने का फोरकास्ट किया हुआ है ना। और अभी पिछले कुछ सालों से जो फोरकास्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा कम आ रहा है। इसका रीजन ये है कि अभी भारत में 2 साल से अच्छा मानसून नहीं हो रहा है। अच्छा मानसून नहीं हो रहा है तो यहाँ कृषि में थोड़ी कमी आ रही है। कृषि में कमी आती है तो उद्योगों से प्रभावित होते हैं, उद्योग प्रभावित होते हैं तो उनमें उससे सेवाएं भी प्रभावित होती है। इसलिए अभी फोरकास्ट जितना किया जा रहा है उससे कम हो रहा है। दूसरा है जीएनपी। जीएनपी मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो जैसे ये भारत एक देश है, ठीक है। अब राष्ट्रीय मतलब नाम से हम लोग समझ रहे हैं कि राष्ट्र के लोगों की तरह जो भी उत्पादन, जो भी सर्विसेज होती है उसको अपन बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो जीडीपी में क्या अपन पढ़े थे, जीडीपी में क्या होता था, देश की सीमा के अंदर जो भी लोग हैं, इसमें देश के निवासी भी थे और गैर निवासी भी थे। लेकिन जीएनपी में सिर्फ और सिर्फ, इसमें देखो भारत का सीमा नहीं है, इसमें सिर्फ राष्ट्रीय लोग है। राष्ट्रीय लोग कहीं भी हो, पूरे विश्व में कहीं भी हो, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं, ठीक है। जैसे अगर अपन जीडीपी में इसमें देखो देश के निवासी और गैर निवासी भी है, तो गैर निवासी पहले हम लोग हटा देते हैं, तो मैंने -M कर दिया, है ना, ये गैर निवासी को शो करता है। और इसमें बाहरी लोगों को भी, मैं बाहर में जो राष्ट्रीय लोग है, देश के जो लोग हैं उनके द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं, जैसे उसको मैं X मान लेता हूँ, जोड़ देता हूँ तो ये जीएनपी हो जाता है। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हुआ, जीडीपी में अगर हम लोग गैर निवासियों के, देश के में जो गैर निवासी रह रहे हैं उसको अगर हटा देते हैं और जो देश के निवासी भारत के बाहर में रह रहे हैं उसको अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है जीएनपी। अब हम पढ़ते हैं एनएनपी। एनएनपी मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों में राष्ट्रीय उत्पाद है लेकिन यहाँ सकल है, यहाँ शुद्ध है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। जो जीएनपी होता है ना, उसमें हम लोग मूल्यह्रास को अगर घटा देते हैं तो वो होता है एनएनपी। अभी मूल्यह्रास है क्या, जैसे मैंने एक साइकिल खरीदा 2016 में 1400 रुपए में, ठीक है, इसको मैं 2017 में बेचता हूं तो ये सेकेंड हैंड हो जाता है। मतलब इसका रेट अगर कोई लेगा तो इसको 1200 या 1000 में लेता है, तो मेरे को 200 या 400 रुपए की हानि हो रही है इसके मूल्य में, है ना, क्योंकि मैंने उससे मैं 1400 में लिया था और आज इसकी मूल्य 1200 और 1000 है। तो मेरे को 200 रुपए या अब मेरे को 200 रुपए 400 रुपए की जो हानि हो रही है, मतलब मेरे को इस साल इसका जो मूल्य, साइकिल का मूल्य जो है 1200 रुपए हो गया। तो यहाँ जो 200 रुपए कम हो रहा है मूल्य, उसी को अपन लोग बोलते हैं मूल्यह्रास, है ना, इसी को बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब आप अगला राष्ट्रीय आय देखते हैं, ये चीज हमेशा हम याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना हम हमेशा एनएनपी पे करते हैं। अब हम देखते हैं चौथा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय मतलब नेशनल इनकम। अब ये राष्ट्रीय आय को हम लोग 4 तरीकों से देखते हैं, है ना, साधन लागत, बाजार मूल्य, स्थिर कीमत और चालू कीमत। अब आपके दिमाग में एक ख्याल में आ रहा होगा कि इसको ये 4 चीजों देख रहे हैं, इनको ये 4 चीजों में क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है और ये इनकम है, ठीक है। इनकम को इस 4 चीजों में देख सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट को हम इस 4 चीजों में नहीं देख सकते, 1 या 2 चीजों में देख सकते हैं। इसलिए हम इस चारों चीजों को देखते हैं। साधन लागत क्या होता है उस उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे मैं साइकिल बना रहा हूं तो साइकिल बनाने के लिए क्या क्या साधन लगेगा, लोहा लगेगा, ठीक है, और क्या लगेगा, रबड़ लगेगा टायर के लिए, और क्या लगेगा, प्लास्टिक लगेगा,
और प्लास्टिक के अलावा क्या लगेगा, पेंट लगेगा। ठीक है, तो जो भी साधन लगे, जैसे ये 100 रुपए का लगा, सभी 100 रुपए लगे, तो 400 रुपए मेरा क्या है, साधन लागत रुपए 400 रुपए है। ठीक है, अब बाजार मूल्य देखते हैं। जैसे 4 रुपए में मैं बताया, तो मैं 400 में तो नहीं बेचूंगा, 1000 रुपए में बेचूंगा, तो ये बाजार मूल्य हो गया 1000 रुपए। ठीक है, अब स्थिर कीमत और चालू कीमत देखते हैं, ये क्या होता है। देखो, साधन लागत को भी स्थिर कीमत पे निकालते हैं और चालू कीमत पे निकालते हैं, तथा बाजार मूल्य को भी स्थिर कीमत और चालू कीमत पे निकालते हैं। ठीक है, ये होता है कि हम लोग देख लेते हैं। स्थिर कीमत मतलब ये होता है कोई एक बेस ईयर मान लेते हैं, है ना। जैसे पहले भारत सरकार जो है पहले 2004-05 बेस ईयर मानता था, और अभी इसको बढ़ा के 2011-12 कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जैसे 2011-12 के बेस ईयर मान लिए हैं, और उस ईयर में जो साइकिल का रेट था, उस रेट से हम लोग अभी कंपेयर करते हैं कि अभी उसमें क्या वृद्धि, राष्ट्रीय में क्या वृद्धि हो रही है। इसको इसलिए किया जाता है ताकि इसमें ना महंगाई का जो प्रभाव है वो सम्मिलित ना हो। ठीक है, और चालू कीमत को देखते हैं, इसको हर साल निकालते हैं। जैसे अभी 2016 में साइकिल की कीमत है 1800 रुपए, बनाने में खर्चा 400 रुपए ही आ रहा है, लेकिन इस समय हम लोग 400 से 1000 रुपए से गणना करते थे, और अभी हम लोग उसको 1800 में गणना कर रहे हैं। तो यहाँ महंगाई का इफेक्ट आ गया। इसका रेट क्यों बढ़ा है, साधन लागत तो उतना ही लग रहा था, लेकिन देश की महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी तो सभी ने अपना अपना जो वो मार्जिन है बढ़ा दिया, मार्जिन बढ़ा के इसका रेट क्या हो गया, 1800 रुपए हो गया। राष्ट्रीय आय की जो गणना जो है, इसको CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, इसका जो मुख्यालय दिल्ली में है, ये इसकी गणना करती है भारत में, है ना। और राष्ट्रीय आय की जो गणना जो है साधन लागत पे करते हैं, लेकिन अभी जो है 2014 के बाद से राष्ट्रीय आय की गणना जो है बाजार मूल्य पे कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बाकी देश जो है बाजार मूल्य पर ही नेशनल इनकम की गणना करती है। अब हम राष्ट्रीय आय देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, साधन लागत पर NNP की जो गणना करते हैं, इसको ही राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, अब मतलब राष्ट्रीय आय क्या हो गया, NNP एक साधन लागत पर। अब ये NNP साधन लागत कैसे निकलेगा, देखो हम लोग NNP जो है बाजार मूल्य पर, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर क्या होगा, बाजार मूल्य में क्या क्या जुड़ा रहता है, साधन, पहले तो जो साधन लागत आ रहता है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसमें क्या जुड़ा रहता है, बाजार मूल्य में टैक्स भी जुड़ा रहता है, टैक्स। और अगर किसी चीज में सब्सिडी मिलती है तो सब्सिडी हमेशा घटाई जाती है। ठीक है, अगर बाजार मूल्य में जुड़ी हुई, जैसे पेट्रोल पे सब्सिडी हम लोग को मिलती है, तो सब्सिडी का रेट हम लोग को घटा के मिलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे करती है, तो इसमें सब्सिडी भी रहती है। ठीक है, तो NNP बाजार मूल्य ये हो गया, NNP साधन लागत प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। तो NNP साधन लागत क्या हो जाएगा, मतलब अपना राष्ट्रीय NNP साधन लागत है, तो NNP साधन लागत क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा NNP बाजार मूल्य, और ये टैक्स माइनस हो जाएगा, और ये सब्सिडी प्लस हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय आय क्या हो गया, NNP साधन लागत पर, मतलब NNP बाजार मूल्य माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। अभी हमने राष्ट्रीय आय में सब्सिडी पढ़ा। सब्सिडी होता क्या है, कोई जरूरी चीजें है ना, जिसका रेट अधिक है, मतलब जिसका उत्पादन में लागत अधिक होता है ना, तो उसके मूल्य में जो कम करते हैं, कमी करते हैं, उस अंतर की जो क्षतिपूर्ति सरकार करती है, उसको हम सब्सिडी बोलते हैं। मतलब सब्सिडी मतलब क्या हो गया, आर्थिक लागत माइनस निकासी मूल्य, निकासी मूल्य। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते थे, छत्तीसगढ़ सरकार जो है चावल में सब्सिडी देती है, मतलब 3 रुपए और 1 रुपए किलो में चावल देती है। ठीक है, तो क्या चावल और चावल का जो कीमत है वो 1 रुपए नहीं है, सरकार उसमें से
20 रुपए किलो का चावल का है तो 19 रुपए सरकार अपने तरफ से देती है और 1 रुपया हम देते हैं। तो जो 19 रुपए वो सब्सिडी हुआ। अब राष्ट्रीय आय निकालने से हम लोग किस किस चीजों का ध्यान में रखना चाहिए वो देख लेते हैं। पहला, हमेशा ये मुद्रा के रूप में लिया जाता है राष्ट्रीय आय। दूसरा क्या है, अंतिम वस्तु और सेवाओं को राष्ट्रीय आय में लिया जाता है। तीसरा, इसमें घरेलू कार्य को नहीं लिया जाता। घरेलू कार्य और घरेलू कृषि जो करते हैं उसको नहीं लिया जाता। घरेलू कार्य मतलब जैसे कपड़ा धोना, बर्तन मारना, ठीक है, और घर में जैसे हमने आम का पेड़ लगाया है और उसको हम लोग उपभोग कर रहे हैं तो इसको नहीं लिया जाता है। ठीक है। चौथा क्या है, इसमें हम लोग शेयर और ऋण पत्र इसको नहीं लेते हैं। ठीक है। और पांचवा जो है, इसमें हम लोग जो हस्तांतरण मतलब भुगतान मतलब ये होता है जैसे पेंशन है, ठीक है, महंगाई भत्ता है, ये सबको नहीं लिया जाता है। तो ये 5 चीजों का हम राष्ट्रीय निकालते समय ध्यान में देंगे। ये इसको हमेशा लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। अब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम सब्सिडी हम लोग पढ़ लिया। हम लोग प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटल इनकम देखते हैं। ये क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय ये होता है जैसे जीडीपी, जीएनपी या एनएनपी में हम लोग जनसंख्या का भाग दे देते हैं, देश की जनसंख्या या पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। ठीक है। जीडीपी में अगर प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं तो जीडीपी प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। जीएनपी में अगर प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं तो जीएनपी प्रति व्यक्ति आय करते हैं और एनएनपी प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। अब भारत का हम लोग अर्थव्यवस्था में विश्व में रैंकिंग देखते हैं। भारत का अर्थव्यवस्था में अगर पीपीपी की बात करें तो तीसरा स्थान है। ठीक है। और रियल अर्थव्यवस्था में देखें तो 7वां स्थान है। अभी पीपीपी क्या होता है, पीपीपी होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय समता रीति। ठीक है। ये होता क्या है, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको एक नया नाम दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। क्रय समता रीति क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। इसमें इसका भारत में विश्व में इसका स्थान तीसरा कैसे है। देखो, क्रय समता रीति ये होता है, अगर भारत में 1 किलो शक्कर 60 रुपए में मिलता है, 40 रुपए में मिलता है, ठीक है, वही अमेरिका में शक्कर जो है 100 रुपए किलो में मिलता है। तो भारत में हम लोग शक्कर खरीदते हैं और अमेरिका में जाकर शक्कर खरीदते हैं तो हम लोग की 60 रुपए की बचत होती है। तो इस दृष्टि से भारत जो है क्रय शक्ति क्षमता रीति में तीसरे स्थान पे, क्योंकि यहाँ चीजें जो सस्ती मिल जाती बाकी देशों के कंपेयर। दोस्तों, आज हमने जो पढ़ाया वो मेंस के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री में भी इनमें से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। इसके आगे की क्लास हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है। तो आप हमारे ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जो है www.facebook.com/cgpsc